dear students, this is chemistry lecture number 2 of atomic structure. In the previous chapter, we learned a lot of things about atom. Just like atom having electrons, protons and neutrons, any atom having same number of electrons and protons. If the electrons move or enter to the atom, added to the atom, then it bears charges. If from electron ejected from the atom, then it bears negative charge. On the other hand, positive charge. Okay, in this previous chapter, we learned these, or the positive charge ion is called cation and the negative charge ion is called anion. This is all about previous chapter. Or we know that the electron charge is equal to 1.6 into 10 raised to power minus, electron charge is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This we did in previous lecture. We also learn about the mass of the electron. These all the things will be discussed in this chapter also. Let's talk about history of atom. How the atom was traced. The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the difference in the internal structure of the atom of these elements. जब हम एग्जिस्टेंस की बात करें एटम के, तो 400 BC में एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो किसी ब्लॉक्स का बना हुआ, जस्ट लाइक जैसे हमारा घर है, हमारा घर किससे बनता है? ईंटों से बनता है. जस्ट लाइक दिस उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, वो क्या है? छोटी सी चीज़ से बनी है जो डिवाइड नहीं की जा सकती. ये फिलोसफर्स ने कहा था, इसीलिए उसको एटम का नाम दिया गया, परमाणु, जिसका मीनिंग ही नॉन डिविजिबल होता है, अनकट, जिसे अनकटेबल कहते हैं. ओके, ये तो रही, हमने जैसे पहले ही एक ना मैंने साइंस की बुक में पढ़ा था, द साइंस डज नॉट बिलीव इन फैक्ट्स. ओके, साइंस में कभी फैक्ट्स नहीं चलते, बड़ी बड़ी बातें. फिलोसफर वही होता है ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, लेकिन साइंस में नहीं होता ये. साइंस में तो प्रूफ्स चलते हैं. ठीक है, सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है. ओके, तो साइंस में चलते प्रूफ. तो साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में आके एक आइडिया शुरू किया जिसे एटम. ओके, 19th सेंचुरी में आकर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहले थ्योरी थी, प्रपोज की थी एक थ्योरी, किसने? ब्रिटिश स्कूल के साइंटिस्ट थे, दैट इज डाल्टन. और उसकी थ्योरी को किया जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हम पिछले फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ी बहुत पढ़ते हैं और +1 चैप्टर में भी, +1 क्लास में भी पढ़ते हैं. ओके, उसको ही थोड़ा सा आगे करते हैं. क्या थी थ्योरी? जो थ्योरी थी, इसमें उन्होंने किया कि जो एटम, डाल्टन, जो फर्स्ट चैप्टर में आता है, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी,
द मैटर इज मेड फ्रॉम अ नॉन डिविजिबल थिंग्स और पार्टिकल्स विच नेम्ड एज एटम्स। डाल्टन ने क्या कहा, जो एटम्स, जो मैटर होता है वो एक छोटी सी चीज को, जो अनडिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उससे बनाए और उसने नाम दिया उसको एटम और पार्टिकल। लेकिन जो डाल्टन था उसके पास, उसने कहा जो एटम है वो टिन्नी पार्टिकल्स है, बिल्कुल टिन्नी पार्टिकल्स, इस तरह से, ठीक है। ये जैसे टिन्नी पार्टिकल, ये मैंने जो सर्कल किया है इस तरह से कहा टिन्नी पार्टिकल, बहुत ब्रीक था। लेकिन जो डाल्टन था उसके पास कुछ था नहीं अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, और उसके पास ये भी नहीं था कि जो एटम है वो कैसे वर्क करता है। फिर एक उसने कहा कि सभी एटम एक जैसे होते हैं, क्योंकि उसने तो टिन्नी पार्टिकल कह दिया। लेकिन जो मैटर होता है वो तो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मैटर डिफरेंट है तो उसकी बेसिक यूनिट डिफरेंट होगी। जैसे सेल है, जैसे सेल डिफरेंट होते हैं तो उनके ऑर्गन्स और आगे वर्किंग डिफरेंट होती है। तो डाल्टन के पास उसके बाद कुछ नहीं था। देयर इज नथिंग फॉर दैट टू डाल्टन टू प्रूव हाउ एटम वर्क्स एंड हाउ एटम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 100 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट थ्योरीज आई चली गई और एटम को इतना वैल्यूएबल नहीं समझा गया। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हमने +1 क्लास में की थी, वो एटम्स के बारे में इतनी नहीं है। वो थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तब हम एटम्स की बात करते हैं। जब तक हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हम जस्ट फिजिक्स के बारे में बात करते हैं और एटम्स के बारे में बात नहीं कर पाते, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी। किससे पहले? एटम की थ्योरी आने से पहले। इसीलिए एटम जब आया जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, लगभग 1890 कह सकते हो, 90-94, जब तक एक्सरेज नहीं आई तब तक क्या हुआ, एटम के ऊपर कोई डिस्कवरी नहीं। 1890 के आसपास आकर क्या हुआ, एटम की डिस्कवरी स्टार्ट हुई है। इस बात को समझिएगा, तकरीबन 100 साल तक एटम के बारे में कोई थ्योरी डेवलप नहीं हुई। जब 1890 का आसपास का समय आया तब ये बात सामने आई कि जो एटम है उसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। द एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। जो एटम है उसको भी फर्दर डिवाइड किया, किसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये कंसेप्ट आया। ये जो डाल्टन के थ्योरी से उससे बिल्कुल डिफरेंट था ये वाला सब्जेक्ट। ओके, तभी साइंटिस्ट इस पर स्टार्ट हो गए। टू अकाउंट, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करता था। टू अकाउंट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर डिस्कवरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हुई, पहले तो यही था ना कि एटम तो एक बहुत छोटी सी बिंदु है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। कहा तो तब जाएगा ना जब अगर हम ये कह पाएंगे कि उसके में अंदर भी कुछ है। तब तो यही था कि बस एटम ही है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो वो बस एक स्टेबल यूनिट ही है। लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो तब जाकर एटम्स को समझा जाने लगा कि वो स्टेबल कैसे होते हैं। उससे पहले तो यही था कि एटम टिन्नी पार्टिकल है। जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो भी स्टार्ट हुआ
कि कैसे एक एटम दूसरे एटम से डिफरेंट है, हाउ द वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिकॉज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब ये बात हुई तभी जाकर फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात, मैंने पिछले क्लास में कहा था जब एक से ज़्यादा एटम से जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। तो फिर मॉलिक्यूल्स की का थ्योरी भी स्टार्ट हो गई। ओके, सबसे पहले एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बात करें तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो 1830 में ही हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन इनको थ्योरीज को जोड़ने में बहुत समय लग गया। तो सबसे पहले आए माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया, माइकल फैराडे थे उस समय में, क्या था, कैथोड रे ट्यूब के बारे में बहुत अच्छा चलन चल रहा था। 1850 के आसपास जाकर जो कैथोड रे पर क्या था काम चल रहा था, तभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। होता क्या है कैथोड रे ट्यूब, ये होती है कैथोड रे ट्यूब। जो पहले आप आजकल तो चलो ज़माना चेंज हो गया है, एलसीडी का, एलईडी का, ओलेड टीवी, इनका ज़माना आ चुका है। लेकिन जब आप पहले के टीवी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक टीवी के बीच में एक लंबी सी ट्यूब होती थी। जो वो लंबी ट्यूब होती है ना, उसी को कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, ये इस डायग्राम में दिखाई गई है। जो आपके ट्यूब का पिछला हिस्सा होता है वो कैथोड होती है, जो पीछे होता है टीवी के। अब मैं टीवी में ही समझाऊंगा आपको। और जो स्क्रीन होती है वो आपके एनोड की तरह होती है। होता क्या है कैथोड रे ट्यूब में, कैथोड रे ट्यूब में कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। जहां कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। जब अब हम अगर एनोड पर क्या करें, एक स्क्रीन लगा दें इस तरह से, जैसे फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दें, तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर वो डॉट्स दिखाई देंगे। तो इसी तरह से पिक्चर्स बनती हैं जो आपकी टीवी में बनती थी पहले वाले में। अब में नहीं, अब एलईडी में अलग कंसेप्ट चलता है। ठीक है, वो तो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहले के टीवी थे उसमें स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स फॉल होते थे। इलेक्ट्रॉन जब फॉल होते थे तो स्पॉट्स बनते थे, तो उस तरह से पिक्चर बनती थी। तो उसके बाद कलर स्पॉट बनाने शुरू हुए तो कलर पिक्चर आने लगी। पहले ब्लैक एंड वाइट आती थी। तो ये थी कैथोड रे ट्यूब। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले तो कैथोड रे, ये जो यहाँ से कैथोड में से रेज निकलती थी और नोड पर जाती थी, उनको कैथोड रेज ही माना जाता था। ठीक है, स्टार्टिंग में उसे क्या कहते थे, कैथोड रेज कहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उस पर कैथोड रे ट्यूब में फ्लोरोसेंट कोटिंग की गई जिंक सल्फाइड की, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, तो वहां पर स्पॉट्स बने। जो स्पॉट्स बने उससे ये अंदाजा लगा कि ये कैथोड है जो, इसमें से सिर्फ रेज नहीं निकल रही, कोई पार्टिकल भी निकल रहा है। ठीक है, उस समय यही हुआ कि इसमें से सिर्फ जो पार्टिकल भी निकल रहा है। तो इससे कुछ रिजल्ट्स बनाए गए। क्या रिजल्ट बनाए गए, क्या पहला रिजल्ट था कि कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। पहली बात तो ये थी। सेकंड थी, जो रेज है ये खुद तो इनविजिबल है,
लेकिन अगर उन्हें किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल पर डाला जाए, देखिए मटेरियल दो तरह के होते हैं इस तरह के, फॉस्फोरोसेंट और फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट वो होते हैं जिन पर कोई लाइट स्ट्राइक करे और तभी वो ग्लो करना स्टार्ट कर दें, फ्लोरोसेंट होते हैं। फॉस्फोरोसेंट वो होते हैं जिसमें कुछ देर बाद स्टार्ट होते हैं ग्लो, और कुछ देर तक ही बाद तक चलती भी रहती हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया होती है जो हम आगे जाकर डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कैथोड रेज है वो खुद तो इनविजिबल है, लेकिन उनको जब फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट स्क्रीन पर डाला जाता है तो वो स्पॉट्स बनाती हैं। तो इसी बेस पर टेलीविजन का आविष्कार हुआ जो आप लोग देखते थे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेज ट्रैवल, तो उसके बाद क्या हुआ, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया, इसके थोड़ रेज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया गया, ये हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर ये ना लगाया जाए तो जो कैथोड रेज थी वो क्या करती थी, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती थी। ये रेज थी जिसको हम आगे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी कहते थे। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ बिहेवियर शो करती थी, क्या कह सकते हैं, वो कुछ बिहेवियर शो करती थी, वो अपने पास से डेविएट हो जाती थी। क्यों डेविएट हो जाती थी, बिकॉज उस पर कोई चार्ज था, वो नेगेटिवली चार्ज था, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ही इसको एक नाम दिया गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। और जो करेक्टरिस्टिक्स थी, जो ये उसका लाइट का, उस इलेक्ट्रॉन का, जो ये आगे हम डिस्कस करना है हमने एक एक्सपेरिमेंट में, लेकिन बता रहा हूँ, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो वो डेविएट हुई, स्पॉट बनाए, लेकिन जो स्पॉट बनाए डेविएट हुई, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी जो टेंडेंसी थी वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती थी। मतलब विच मीन्स क्या पता चला कि मटेरियल कोई भी हो, जो कैथोड रेज निकल रही हैं वो एक जैसी ही निकल रही हैं। तो उसी से ये कंक्लूड किया गया जो एटम होते हैं उनके अंदर एक जैसा एक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये तो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके चार्ज अपॉन मास रेशियो की बात हुई। ओके, चार्जेस कैलकुलेट किए गए, ये हम अगले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो डिस्कवरी है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जो मेरी इन लेक्चर्स की सीरीज़ है उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि आप +1 क्लास में आए हो, जस्ट स्टार्टिंग है आपकी एक, तो आप धीरे से बात को समझिए और उसके महसूस कीजिए कि ये कैसे हुआ, तभी जाकर आपको केमिस्ट्री समझ आएगी। और अगर आप लोगों ने ये वाले लेक्चर मिस कर दिए, इनको अच्छे से सीरियस नहीं लिया, चाहे इसमें से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, 2 लेक्चर मैंने कर दिए, दोनों में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जाकर अगर आप लोगों केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।